बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, दिन का आगाज़ भी बहुत अच्छा हुआ होगा। आज के शो में कुछ खबरें भी शामिल करेंगे, आज के मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे और इसके साथ साथ कुछ सेगमेंट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पता है जी, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारा पहला सेगमेंट होता है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि इस्लाम में खुश तबी करना कोई नाजायज़ नहीं है। इस्लाम में खुश तबी करना सुन्नत से साबित है। जैसे कि रिवायात में आता है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुझे बुलाया। फ़क़ाल या ज़ल उज़ुनैनी, या ज़ल उज़ुनैनी, ए दो कानों वाले। हालांकि हर आदमी के दो कान ही होते हैं, लेकिन हज़रत अनस को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ाहन इसलिए फ़रमाया, इसलिए कि ये दूर से भी सुन लिया करते थे। इससे मालूम हुआ कि इस्लाम में खुशतबा और मिज़ाह की इजाज़त है। ये इस्लाम के अंदर इतनी भी शिद्दत पसंदी, इतनी भी सख्ती नहीं है कि जिसकी वजह से इंसान के चेहरे में तबस्सुम भी ना आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस सुन्नत पर भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 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 सुम आमीन। ये थी जी आज की अच्छी बात। आज की खबरें कौन सी हैं, उनकी तरफ बढ़ जाते हैं जी। पहली खबर, अपोजिशन के 18 MPs की रुकनियत मुअत्तल, पंजाब असम्बली में दाखिला बंद। अब है जी वक्त कम और मुकाबला सख्त। सुई नॉर्दर्न नवंबर में 16,000 सारिफिन को सिलेंडर देगी, बुकिंग शुरू। सर्विसेज अस्पताल का कॉकरोच के बाद अब चूहों की नर्सरी बन गया है। OPD वार्ड में चूहों की कैटवॉक। तोड़फोड़ करने वाले मुजाहिरीन की निशानदेही के लिए पुलिस पेंट बॉल खरीदेगी। अच्छा जी, खबरें आप जान चुके हैं। इन खबरों की डिटेल्स की तरफ आएंगे। मुझे वैसे मुज़ाहिका ख़ेज़ बात, अच्छी खासी हंसी आ रही है। चूहों की भी कैटवॉक है, लेकिन अगर इस तरह चूहे दन दनाते फिरेंगे और जिस तरह स्पेशल हम देखते हैं कि जी रैंप बनाया जाता है, वहाँ पे वॉक की जाती है खुलेआम, चूहे फिरेंगे तो यही होगा, फिर इसको कैटवॉक ही किया जाएगा। आएंगे उस खबरों की तरफ भी, लेकिन सबसे पहले है जी हमारी आज की पहली खबर। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इमरान यूनुस और रिजवान नकवी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चल है? पहली खबर की तरफ आ जाते हैं और पहली खबर है, मुस्लिम लीग नून के अरकान ने इमरान खान की नाअहली के फैसले के खिलाफ करारदाद की मंजूरी के दौरान एहतजाज किया था। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की शदीद मजम्मत। जी इमरान भाई। देखें जी, साबिक वज़ीर आला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली उस्मान बुज़दार की जानिब से हफ्ते के रोज़ जो है वो इमरान खान की नाअहली और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो है वो एक करारदाद पेश की गई थी, जो कि मंजूर हुई और जिस पर अपोजिशन ने जो है वो एहतजाज भी किया। और बड़ी हैरानगी की बात है कि माजी में भी ऐसा होता रहा है कि स्पीकर डेस्क का जो है वो गिराव होता रहा है और एहतजाज होता रहा है, लेकिन कभी भी ऐसा डिसीजन जो है वो सामने नहीं आया कि 18 अरकान को जो है वो आप मुअत्तल कर दें, और सिर्फ मुअत्तल ही ना करें बल्कि पंजाब असम्बली के अहाते में उन पर पाबंदी आयद कर दें कि वो दाखिल नहीं हो सकते। ये वैसे अजीब डिसीजन जो है वो देखने में सामने आ रहा है। मुझे तो लगता है कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो अब सोच कर आए हैं कि जी मैं आखिरी बार आया हूँ, इसके बाद मैंने नहीं आना, तो मैं जितने उल्टे काम है ना वो मैं कर सकता हूँ। नो डाउट मैं इसको उल्टा काम ही कहूँगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, अगर आप अपोजिशन है, आप भी तनकीद करते रहे हैं जब आप अपोजिशन में थे, और आप लोग भी काफ़ी तनकीद जो है वो करते रहे हैं, और
मुख्तलिफ आवाज़ें जो है वो कसी जाती रही हैं और अजीब नामों से जो है वो पुकारा जाता रहा है। और जब अपोजिशन जो है वो एहतजाज करी, और मेरे ख्याल से ये अपोजिशन का बुनियादी हक था। बहुत बड़े इश्यूज देखे पंजाब असेंबली में, हंगामा बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है, ये वाली नौबत नहीं कभी आई। बिल्कुल ऐसे है कि फर्नीचर जो है वो तोड़ दिया जाता है, ये भी ऐसी सूरत हाल जो है वो भी सामने आई है। और अब ये अजीब सी हरकत जो है वो देखने में सामने है कि आपने 1 2 नहीं 18 अरकान असेंबली पर आपने जो है उनको मअतल भी कर दिया, पाबंदी भी लगा दी। क्या ये वाकई 18 लोग जो हैं इनकी रुकनीत मअतल होगी, पंजाब असेंबली में अब आ भी नहीं सकेंगे? अगर ये दोबारा अपना हक चाहते हैं तो ये क्या कर सकते हैं? देखिए, सियासत जो है ना, अब ये पावर पॉलिटिक्स हो रही है। आप इदारों के अंदर चले जाएं, किसी भी सरकारी इदारे में चले जाएं, जिसका हाथ पड़ता है वो दूसरे अफसर को तब्दील करवा के उस असामी को ऑक्यूपाई कर लेता है। ये जो पावर पॉलिटिक्स थी ये ईवान तक चली गई और ईवान के अंदर बैठे हुए स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से रुकनीत मुअत्तल की गई और सेक्रेटेरिएट की जानिब से ये बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि ये अब असम्बली की हदूद में दाखिल नहीं हो सकते अरकान असम्बली। इससे पहले भी आप देखें, गोशवारे जमा नहीं कराए जाते जब इलेक्शन कमीशन में, तो रुकनीत मुअत्तल कर दी जाती है। लेकिन ये टेम्पोरेरीली होता है कि उसके बाद जब वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर लेते हैं, गोशवारा जमा करा देते हैं, रुकनीत बहाल हो जाती है। असम्बली के अंदर आप देखें इख्तलाफ राय जो है, इसी से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अपोजिशन का काम क्या है? अपोजिशन ने आपके जितने भी चीज़ें हैं जो आप करारदादें लेके आते हैं उनको अपोज करना है। और उन्होंने जब आपकी अपोजिशन जो है वो वहाँ पे नहीं होएगी तो एक मौसर कानून साजी नहीं हो सकती चीज़ों के हवाले से। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ जब उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से ये करारदाद लाई गई और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, उसके बाद जो है ये अपोजिशन और मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की जानिब से कुछ शोर शराबा किया गया, जिसके ऊपर ये एक आखिरी ख़त्मी जो कार्रवाई होती है रुकनीत मुअत्तल कर दी और उसके बाद उनको असम्बली में एंटर होने पे भी पाबंदी लगा दी गई। अब देखना यहाँ पर ये होगा रिजवान भाई कि शायद में भी दोबारा से कोई हुकूमत जो है वो ऐसा कानून तो नहीं लाने जा रही जिसको मंजूर कराने में इनकी तादाद जो है वो कम नज़र आती हो, या कोई ऐसी करारदाद जो है मज़ीद तो नहीं आ रही जिसमें इनकी तादाद जो है वो कम हो, और जिस वजह से इन्होंने 18 अरकान को जो है वो मुअत्तल कर दिया है। देखें, ये हमजा शहबाज की तरफ से इस बात का इजहार भी किया गया। उन्होंने कहा कि जी चौधरी परवेज़ लाई जानते हैं कि पंजाब की असम्बली के अंदर उनके पास अक्सरियत मौजूद नहीं है, तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के 18 अरकान की जो रुकनीत है वो मुअत्तल कर दी है। उन्होंने इसको डिक्टेटरशिप से ताबीर किया कि ये ऐसा तो मार्शल लॉ के दौर में नहीं होता जो काम यहाँ पे किया जा रहा है। चौधरी परवेज़ लाई जो हैं, जब से वो इक़्तिदार में आए हैं तब से काफ़ी सारे अनहोने काम हो रहे हैं। आप देखें इदारों के अंदर जो है, मेरे ख्याल से तो रिजवान मादरत सारे ही अनहोने काम हो रहे हैं कि हम रोज़ सुन के सिर्फ हंसते हैं कि ये क्या होने जा रहा है। जी ऐसे ही इदारों के अंदर एक मंडी चल रही है और 2-3 ऐसे पावर कॉरिडोर्स हैं जहाँ से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है। आप देखें ये सारी चीज़ें सूबे की गवर्नेंस के ऊपर असरअंदाज होती हैं कि जब आप मेरिट को नज़रअंदाज करके, आपने मेरिट की बात की, मेरी ऊपर वाली खबर में नजर पड़ गई है जी, कमिश्नर की तैनाती पर चौधरी परवेज़ इलाही हुकूमत ने रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ दिए। बात फिर तो वहीं आ गई ना, जूनियर मोस्ट अफसरान को कमिश्नर तैनात कर दिया गया। अब बता दे पीछे क्या रह गया? देखें, खबर के मुताबिक वजह से गुजरात में काम हो रहे थे, हम कहते थे चले कोई बात नहीं, रिजवान साहब का शहर है, चले काम होने दे वहाँ पर। बल्कि अली रामे की कल की खबर थी कि मोहम्मद खान भट्टी के जिले के लिए 1 अरब 20 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है मजीद दे दी गई है। बिल्कुल, इससे पहले भी उनको जो है वो काफी पैसे से, फंड से जो है नवाजा गया है। गुजरात की बात कर लें, मंडी बहावलदीन की बात कर लें, आप तो बखूबी जानते वो हैं। बात आगे इमरान भाई वाली के चौधरी साहब लगता है ये सोच के आए हैं कि वाकई उन्होंने दोबारा कभी नहीं आना। अब जूनियर मोस्ट लोग जो हैं वो भर्ती किए जा रहे हैं। अंदाजा करें रिजवान साहब, ये निक्का कल्चर जो है ना, इसको जब साबिक या जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है मियाँ शहबाज शरीफ, जब ये पंजाब के वज़ीर आला थे तो निक्का कल्चर के हवाले से इन्हें बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि जी ये बड़ी असामियों पे छोटे अफसरों को तैनात करते हैं, का काम उनसे करवाते हैं। बिल्कुल यही काम जो है ये चौधरी परवेज़ लाई कर रहे हैं। और चौधरी परवेज़ लाई ने ये जिस तरह कैसर खोखर साहब की खबर है कि ग्रेड 21 की असामी पे ग्रेड 20 के और 19 के अफसर तैनात। बिल्कुल अंदाज़ा करें, आप देखें ये आम प्रैक्टिस चलती है कि ग्रेड 18 के अफसर को जो है आप DC लगा देते हैं और 19 की सीट पे लगा देते हैं, और लाहौर में अगर 20 की सीट है तो 19 वाला बंदा बिठा देते हैं। कमिश्नर की सीट अगर 21 की है तो 20 का बंदा बैठा हुआ है, और बाज़ डिविजन्स के अंदर 19 के लोग भी बैठे हुए हैं।
ऐसे जब आप नाअहल बंदे को जो उस सीट के लिए मौजूद नहीं है उसको बिठाते हैं तो पूरा आपका सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाता है। फिर होता ये है कि करप्शन का बाजार गर्म होता है, जिसने उसको लगवाया होता है आउट ऑफ द वे जाके वो उससे जायज़ नाजायज़ सारे काम करवाता है अपनी मर्जी को, और उसके पास आर्ग्यूमेंट करने के लिए कोई बात नहीं होती, चूँकि वो पहले मेरिट के ऊपर नहीं लगा, जिसकी वजह से वो खिलाफ मेरिट जो उसे अहकामात दिए जाते हैं उन्हें अपोज करने की पोजीशन में नहीं होता। ये इसके पीछे सारा एक माइंडसेट है। चौधरी साहब जो हैं वो गुजरात के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पे हॉस्पिटल या स्कूल या बाकी जो आवाम की फलाह से जुड़े हुए मनसूबा जाते हैं उन पे अगर उनके लिए फंड्स एलोकेट किए जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ताकि बड़े शहरों के ऊपर जो बर्डन है ये कम होगा, लोग वहीं पे उनको जॉब्स मिलेंगी। जो हालात और जो कारकर्दगी और जिस ट्रैक पर अभी हमें पंजाब हुकूमत चलती नजर आ रही है, चौधरी साहब की जो तरजीहात लग रही हैं आवाम के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन होता ये है, आप ब्रेक लें उसके बाद इसी हम ब्रेक के बाद आके इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और अभी आपको बताते चलें कि रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज होगा। सूरज ग्रहण का दौरानिया मैं आपको बता दूं जी, दौरानिया है इसका दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, और इसके साथ साथ शहर लाहौर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सूरज ग्रहण 3:49 पर शहर लाहौर में शुरू होगा, और लाहौर में सूरज ग्रहण 4:54 पर जौबन पे होगा, यानी पीक टाइम जो है शहर लाहौर में वो 4:54 होगा सूरज ग्रहण का, और 5:20 पर सूरज ग्रहण खत्म हो जाएगा। 61% सूरज ग्रहण शहर लाहौर में देखा जाएगा। शहरी सूरज ग्रहण को बराह रास्त देखने से परहेज करें, माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है। आपके लिए ये चीज़ नुकसानदेह हो सकती है कि आप बराह रास्त जो है बाहर निकले और आसमान की तरफ देखें, इस चीज़ से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। अदरवाइज टाइम एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ जी, जो पीक टाइम है वो 4:54 बताया जा रहा है। 3:49 पर लाहौरियों के लिए ये खबर है जी, 3:49 पर शहर लाहौर में शुरू होगा और 5:20 पर ख़त्म हो जाएगा, और इसका पीक टाइम जो है वो 4:54 पर हम देखेंगे कि जी पीक टाइम इसका बताया जा रहा है। वाज़े रहे रवां साल का ये दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण है जो कि आज होगा, और इसका दौरानिया भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताती चलूँ जी, 61% सूरज ग्रहण शहर लाहौर में देखा जाएगा। माहिरीन का ये कहना है कि इस टाइम के दौरान जो है बराह रास्त सूरज को देखने से परहेज करें, कोशिश ये करें कि आप गैर ज़रूरी तौर पर इस टाइम पर बाय मूव भी ना करें। अब हमने आगे बढ़ना है और अगली खबर की तरफ चलना है जी। अगली खबर हमारे पास है, सुई नॉर्दर्न नवंबर में 16,000 सारिफीन को सिलेंडर देगी, जिसकी बाकायदा तौर पर बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। अब आप बुकिंग कराएंगे, अगर आपको कल हमने आपसे खबर शेयर की थी ना कि फ्री डिलीवरी की जाएगी। इमरान भाई आपसे आगाज़ कर लेते हैं। देखिए जी, पहले भी हमने ये खबर जो है आई थिंक लास्ट फ्राइडे को हमने ये खबर जो है वो डिस्कस की थी। पहले तो माशाल्लाह हमें बैंकों के बाहर लाइनें जो हैं वो बिल जमा करवाने की नज़र आती थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने देखा कि यूटिलिटी स्टोर पर अशाया ख़ुरनोश ख़रीदने के लिए जो है शहरियों की लाइनें नज़र आईं। अब आपको गैस दफातर के सुई नॉर्दर्न गैस के जो दफातर हैं उनके बाहर भी शहरियों की कतारें जो हैं वो नज़र आएंगी। अभी ब्रेक में रिजवान साहब और मैं यही डिस्कस कर रहे थे कि इसका मतलब है कि सुई नॉर्दर्न गैस ने तैयारी कर ली है कि मौसम सरमा में हर साल की तरह इस साल भी लोड शेडिंग जो है वो होगी गैस की, लेकिन शायद इस मरतबा ज़्यादा लोड शेडिंग जो है वो तवक्को की जा रही है, जिसकी वजह से सिलेंडर जो है वो बेचने जो है फ़रोख्त करने जा रही है सुई नॉर्दर्न कंपनीज़। और लास्ट टाइम भी मैंने ये बात डिस्कस की थी कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इन्होंने नई जो लाइनें हैं गैस की वो डाली है, जो कि डबल लाइनें हैं, और पहले से प्रेशर जो है इन्होंने कहा था कि ज़्यादा होगा, लेकिन जब से इन्होंने नई लाइनों के कनेक्शन किए हैं, आप यकीन जाने इकबाल टाउन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो रात 10 से सुबह 6 बजे तक गैस की लोड शेडिंग होती है, उसके बाद फिर सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक फिर गैस की लोड शेडिंग होती है। मतलब ये क्या तरीका आप करना चाह रहे हैं? जब आप गैस के पैसे जो है वो पूरे देते हैं, टैक्सेस लेते हैं, तो आप भी बुकिंग करा लें। मैं अभी लिटरली फ्री आपके घर में मैं यही सोच रहा था, मैं ये फ्री नहीं आएगी, फ्री नहीं आएगी। नहीं, कल
हमने खबर सिपरा साहब ने दी है, डिलीवरी फ्री आएगी, डिलीवरी गैस फ्री नहीं आएगी, सिलेंडर भी फ्री नहीं आएगा। वो जो सिलेंडर ये गलतफहमी दूर कर हाँ ठीक है ठीक है। और ये भी है कि एक कौमी शनाख्ती कार्ड पे 2 बार आप सिर्फ गैस जो सिलेंडर है वो रिफिल करवा पाएंगे और उसके पैसे भी आपको पे करने पड़े। और क्या चाहिए, इतनी बड़ी आप देखें SMGPL के जो अफसरान हैं लाखों रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं। अब वहाँ पे मैं समझता हूँ कि इन अफसरों को फारिग करके इन्हें घर भेज के वहाँ पे सिलेंडर शॉप कायम कर देनी चाहिए। बनता भी यही और स्पेशली लाखों रुपए देने का जो प्लान बनता उन्हें। ये सरकारी टैक्स के पैसे हैं, आवाम के जेबों से जो टैक्स की मद में पैसे निकाले जाते हैं। रिजवान साहब, अब आपका ये वाला मशवरा अगर हम हर डिपार्टमेंट में लागू करने लगे ना तो सभी लोग घरों में बैठ जाएंगे। नहीं बनता तो इनका यही है, डिजर्व गैस आनी नहीं है, गैस आनी नहीं है, इन्होंने किस चीज़ को रेगुलेट करना है बैठ के वहाँ पे? इन्होंने खाली बिल भेजने, तो फिर इन्हें आप भेज दें, सिस्टम को ऑटो पे लगाएं और वहाँ पे सिलेंडर शॉप्स कायम करें ताकि लोग जाएं और वहाँ पे डिलीवरी टेलीफोनिकली बुकिंग कराएं और डिलीवरी उनके घर पे मिले। अगर इन्होंने काम कोई नहीं करना और इन्होंने कोई, देखें ये सारी चीज़ें हैं कि जो माजी में गवर्नमेंट रही है यहाँ पे वफाक के अंदर, उन्होंने बिफोर टाइम प्लानिंग नहीं की, जिसके बाद जो आपने एग्रीमेंट करना थे, जो आपको पता था कि ये आगे जाके बहरान आने जा रहा है, उसके बावजूद आपने एग्रीमेंट नहीं किए। अब उसका खमियाजा जो है पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। अब होगा ये कि सर्दियों में बिल्कुल भी गैस नहीं मुयसर होगी, उसके बाद लोग ये 16,000, ये देखें 1 करोड़ यहाँ पे कितनी आबादी है लाहौर की, 1.25 करोड़ आबादी का शहर है, यहाँ पे 16,000 सिलेंडर्स जो हैं ये किस तरह से पूरी आबादी को एक मोहल्ले के लिए एक होगा ना, शायद में भी इस तरह कर रहे हैं। और मुझे तो डर ये है, आप तो कह रहे हैं ना, देखिएगा सिफारिशें ज्यादा आनी है। बिल्कुल ऑब्वियसली होगी। मैं वही पढ़ रहा था कि अभी तक कितने लोगों ने 5,500 सार्फिन ने जमा करवाई है, बाकी तो सारे जो है वो इनके रिश्तेदारों ने ही ले लेने हैं, जैसे रिजवान भाई ने कहा। और मुझे डर ये है रिजवान साहब कि मे भी आने वाले वक्तों में सुई नादुरन गैस को भी पब्लिक पार्टनरशिप के तहत ना चलाना शुरू कर दे, कहीं बेच ना दे। ऐसे ही जैसे ये हमेशा तमाम हमारे इदारे जो हैं इनको ये बेचना शुरू हो गए हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाना शुरू हो गए हैं। इनके पॉलिसी विंग, मुझे तो हैरानगी है, इनके पॉलिसी विंग्स भी होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो किस चीज़ की तनख्वाहें जो है वो ले रहे हैं, जब आवाम को सहूलत ही नहीं मिलनी। और ये हर बार होता है कि मौसम सरमा में गैस जो है वो नहीं मिलती। अच्छा ये तो अब हमने आपको पूरे 2-3 महीने खबरें देनी है कि गैस नहीं है, लेकिन हालात जहां पर लेस्को के, हमने कल आपसे खबर शेयर की कि शॉर्टफॉल 0 पर पहुंच गया है, लोड शेडिंग अब नहीं होगी। आई डोंट नो कल ऐसा क्या था कि 6 घंटे फिर भी मेरे घर में लाइट नहीं थी, लेकिन लेस्को का सिंगल 3 फेज मीटर का स्टॉक खत्म हो गया, बिजली कनेक्शन के लिए सारिफीन फार हैं। यानी एक मसला हल हुआ, लोड शेडिंग खत्म होगी। कल आपने ऐलान किया कि जी आपका शॉर्टफॉल जो है वो बड़ा अच्छा मैनेज हो गया, 0 पर आ गया। सो अब सारिफीन इस तरह से ख्वार होंगे। जी इमरान, देखें जी, जो वजारत है पावर डिवीज़न की, उसने जो है अहकामात जारी किए थे इस महकमे को कि आपने जो 12 लाख मीटर हैं जो ख़राब मीटर हैं उनको आपने चेंज करना है। अब इनके पास नए मीटर हैं ही नहीं, तो ये दो चीज़ें हैं कि यहाँ पर लाखों सार्फिन जो हैं उनकी दरख्वास्तें पेंडिंग है, जिन्होंने अपने नए मीटर जो हैं वो लगवाने हैं। खैर उनको तो नए मीटर मिल नहीं रहे, जो पुराने बेचारे जिनके लगे हुए हैं, जिनके ख़राब हो गए हैं, डिफेक्टिव मीटर हो चुके हैं, उनके जो 12 लाख पेंडिंग है उनका ये क्या करेंगे। हैरानगी वाली बात है कि ये क्या करेंगे, और जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है। जैसे गैस कनेक्शन लगाने के लिए आपको 3-4 साल वेट करना पड़ता है। गैस कनेक्शन जो है जब आप दरख्वास्त देते हैं उसके 3 या 4 साल बाद आपकी बारी आती है। इतना प्रेशर, इतना लोड उस पर है। अब मुझे लगता है कि अनकरीब लेस्को जो है वो भी ये पॉलिसी मुतारिफ करवा देगा कि जी आपको 2-3 साल हुए हैं कि नहीं दरख्वास्त दी, हो कहेगा जी हो गए हैं, फिर आपका लगा देते हैं। नहीं, अगर आप मीटर गैस का या बिजली का लगवाना चाहते हैं, अच्छे खासे पैसे बस एक्स्ट्रा पैसे जो है वो जिस जहाँ पे आप मीटर लगवाने गए तो बस फिर आपका मीटर 1-2 दिन की मार है, वो चाहे लेस्को में है चाहे सुई नादुरन में, मसला हल हो जाएगा। पैसे अच्छे खासे होने चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम अक्सर आपकी मुलाकात कराते रहते हैं उन लोगों से जो कि अपनी फील्ड के माहिर तो होते ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कि हमेशा से खेलों की तरवीज, इवेंट्स इस तरह के ऑर्गेनाइज कराते हैं, कल्चरल इवेंट्स, जिनमें हमेशा नाम जो है वो पेश रहा है ऐसे ग्रुप का जिन्होंने हमेशा से स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया। ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स करवाए जिसमें तमाम लोग शिरकत करते हैं, उन इवेंट्स का हिस्सा बनते हैं,
मुख्तलिफ किस्म के उस इवेंट्स में हम देखते हैं चीज़ें शामिल की जाती हैं, लोगों की इंटरेक्शन होती है और बहुत ज़बरदस्त से सकाफती मेला टाइप भी इनकी तरफ से एक इवेंट सजाया जाता है। सो आज जिसका हम जिक्र करने वाले हैं स्पेसिफिक इवेंट और उसके अलावा कुछ खेल की दीगर सरगर्मियों में भी ऐसे ग्रुप जो है वो किस तरह से काम कर रहा है वो बात करेंगे। लेकिन स्कर्दू में दुनिया की बुलंद तरीन सर्द सहराओं में से एक सरफरंगा में चौथी कोल्ड डेजर्ट रैली का इनेकाद किया गया। सो इस रैली में जीप रैली है जिसका इनेकाद किया गया। कैटेगरी ए में शुएब मलिक ने 75 किलोमीटर का जीप ट्रैक 48 मिनट 27 सेकंड में मुकम्मल किया। बहुत ज़बरदस्त ये रैली होती है। कुछ इसके फीचर्स, कुछ इसके खदुखाल, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, ये सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद है तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। जी शुएब अफजल साहब मौजूद है, CEO हैं ऐसे ग्रुप, और बाबर साहब मौजूद हैं जो कि एग्री टूरिज़म पर हमने इनकी बहुत सारी खिदमात देखी हैं, बातचीत भी हम पहले करते रहे हैं। जी चेयरमैन हैं। सो हम अपने मेहमानों को शो में वेलकम कहेंगे और इनसे इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चले आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत टफ इवेंट होगा ये, कुछ इस इवेंट के बारे में बताइएगा। जी इट वाज अ लॉन्ग, काफ़ी देर से इसका इंतज़ार था। 2019 में लास्ट हुआ, उसके बाद कोविड की वजह से नहीं हो सका, एंड देन इस बार अभी हुआ। ये पाक व्हील्स ने इसको ऑर्गेनाइज कराया। दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट रेसेस ऑफ द रैली सीज़न और द फर्स्ट रेस ऑफ द सीज़न ऑल्सो। ये सरफरंगा डेजर्ट है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या खूबसूरत जगह है। आई कांट, मैं बयान नहीं कर सकता कि आप रेस के दौरान उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं, ऐसे होता है। तो बट अ वेरी टफ रेस एंड इट अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। 48 मिनट्स 27 सेकेंड्स में ये करना मैं सोच नहीं सकता था कैसे होएगा, बट हो गया। और this is the first time that we got the first position after preparing for 4 years। और अच्छा, इसके पीछे 4 साल की मेहनत है। 4 साल की मेहनत है जी, लॉन्ग टाइम। और काफ़ी there is just something which is in your head। रिस्की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो रेस करवाते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा फिनिकी होते हैं अबाउट द सेफ्टी। पूरी जो आपकी कार होती है, जो जीप होती है, उसके अंदर पूरा एक रोल केज होता है। इट्स अ केज सो स्ट्रॉन्ग कि कुछ भी हो जाए वो बेंड नहीं होएगा। उसके अंदर आपकी एक रेस सीट होती है और एक 6 हार्नेस्ड बेल्ट से आप उसके अंदर होते हैं। तो गाड़ी जब उल्ट बाजियाँ मार रही होती है तो उस वक्त आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अभी रुकेगी, होता कुछ नहीं है किसी को भी। इट इज़ वेरी वेरी सेफ। अच्छा, ये चीज़ें आम लोग जो देख रहे होते हैं ना इस तरह की रैली, उनको नहीं पता होता। यानी ये कार बहुत सेफ होती है जी, बहुत सेफ होती है। एंड वी हैव ऑल, हमने फायर प्रूफ सूट्स पहने होते हैं, हेलमेट्स होती हैं, फायर प्रूफ शूज़ होते हैं। देन सेफ्टी मेजर्स तो पहला कंसर्न होता है ऑफ द रैली। अगर आपकी गाड़ी सेफ्टी मेजर्स नहीं पास करती तो आपको रेस ही नहीं करने दी जाती जी। तो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एंड देन व्हेन यू आर गोइंग एट 220 की स्पीड पे ऑन डेजर्ट ट्रेन्स, फुल मीटर डाउन करके, उस वक्त जो आपकी दिल की धड़कन है ना जी, वो 200 से 220 के दरमियान धड़क रही होगी। फोकस्ड रहना पड़ता होगा, सिर्फ एक पॉइंट। यस, एंड इट्स लाइक टक 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 टक। द कार एंड द नेविगेटर वो साहब होते हैं जो आपको बताते हैं कि आगे टर्न कौन सा आ रहा है, आपने क्या कहाँ रख के गाड़ी आपने कहाँ यानी ड्राइवर डिपेंड कर रहा होता है, 100% उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो मेरी नेविगेटर्स के साथ भी अगर लेफ्ट टर्न है और नेविगेटर मुझे बताता है राइट है, तो समझे कि हमारी उल्टबाजियाँ लग गई। बिल्कुल। तो ये काफ़ी दुफर लगी हैं जी। ड्राइविंग स्किल्स कितनी ज़बरदस्त होनी चाहिए। हर ड्राइवर जो कि हम कह देते हैं कि भाई बड़ा अच्छा ड्राइवर है, आम बंदा तो ये काम नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। स्किल्स हैं और ये टाइम से आती हैं और ये एक्सपीरियंस से आती हैं। ये आप ओवरनाइट नहीं लर्न कर सकते। दैट्स द रीज़न हमने एक छोटी सी एकेडमी बनाई है। वीव गॉट पाकिस्तान लार्जेस्ट रेस ट्रैक, जहाँ पर हम लोगों को रेस करना सिखाते हैं। द मेन रीज़न वी आर इनटू मोटर रेसिंग इज़
I heard according to a survey we lose 8 to 10 of our boys every weekend in street racing जी. और ये लोग, आप उनको फास्ट एंड द फ्यूरियस दिखाएंगे, आप उनको जेम्स बॉन्ड दिखाएंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी गाड़ियाँ बाहर जाके वो क्या करेंगे? तो हम ये कहते हैं कि जी भाई आप उनको सीधा हमारे पास भेज दें, हम उनको बता देंगे कि भाई गाड़ी आपने चलानी किस तरह है, रेस के असूल क्या होते हैं, रेस लाइन क्या होती है, रेस सेफ्टी क्या होती है। फिर वो जब आपकी गाड़ी लेके जाएंगे वो खुद भी सही सलामत वापस आएंगे। अच्छा, और गाड़ी भी सही सलामत लेके आएंगे। चीज़ आप शेयर कर रहे हैं हमारे नाजरीन के साथ कि आप सिखाते भी हैं, दाव पेच भी बताए जाते हैं, यानी वो भी प्लेटफॉर्म जो कि लोग शिकायत करते हैं ना कि अच्छा हमारे पास तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। नहीं, वी गॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर कार रेसिंग, फॉर मोटर रेसिंग, जीप रेसिंग, फॉर मोटरसाइकिल रेसिंग, डर्ट ट्रैक ऑल्सो। और we regularly conduct events where we want all these youngsters to come. We want these parents to understand कि भाई जब हम सिखा देंगे ना तो आपके लिए आसानी है। उसको पता होगा वो क्या कर रहा है, उसको पता है, अभी तो उसको पता ही नहीं है। वो जाते साथ उसने तो फिल्मों में देखा हैंड ब्रेक खींचते हैं वो गाड़ी ऐसे हो जाती है, वो जब खींचता है तो उलट जाती है। तो हम उसको बताएंगे भाई किस तरह तुमने अगर वैसे गाड़ी करनी है तो किस तरह करना है, how will you go about it? So same goes for bikes. We've got or we want to bring these events from the street to the circuits, to the venues. हम drag strip बना रहे हैं, it's almost ready. हमारा track 100% ready है. It's Pakistan's largest and crazy. Once you're there, आपका वहाँ से वापस आने का दिल नहीं करता। अच्छा, मुझे कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइएगा उस मुकाबले के दौरान का। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, उस टाइम सोचा था कि जीत आपके नाम होगी? माशाल्लाह इतनी बड़ी ट्रॉफी जो हमारे सामने पड़ी है ये आप जीत सकेंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे ड्यूरिंग उस मुकाबले के दौरान, क्या चल रहा था? ये 4 साल से मैं ना रेस के दरमियान में या उलट जाता था, ज़्यादातर उलटता था या मेरी गाड़ी ख़राब हो जाती थी। और अभी भी मैं बस यही दुआएं मांग रहा था कि मैं रेस कंप्लीट कर लूँगा तो मैं जीत जाऊँगा। ग्रेट। तो मैंने यही सोच के कहा कि यार मैंने कंप्लीट करनी है। तो वो जो डेंजरस पार्ट थे वहाँ से मैं जब आराम से तमीज़ से गुजर, तो हाफ पार्ट वो था और हाफ पार्ट थोड़ा इजी था, उस पर आई वेंट ऑल आउट। फिर मुझे बाद में उन्होंने बताया कि जब हाफ पार्ट तक मैं 3 अपने ओपोनेंट से पीछे था टाइम में, तो लास्ट पार्ट में मैंने ऑल आउट जब गया हूँ वो तब मैंने सबको लीड दी है। खौफनाक होते हैं आपका फोकस पॉइंट, तो ये तो बहुत ही एक्सपीरियंस के बगैर ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। और ये जीत जैसा कि हमें शुएब साहब बता रहे हैं 4 साल का इसके पीछे 4 साल की मेहनत है। आपसे मैं जानना चाहूँगी, एग्री टूरिज़्म पे हमने हमेशा बात की है, मुझे ये एग्री टूरिज़्म की एक जो टर्म है ना हमारे नाज़रीन को समझा दें, है क्या बेसिकली? अच्छा जी, एग्री टूरिज़्म बेसिकली और ऐसे ग्रुप एक पार्टनरशिप में एक ऐसा इदारा चल रहा है जिसमें हम पूरे पाकिस्तान में जहाँ कोई फसल तैयार होती है उसको सेलिब्रेट कराते हैं। और जब वो सेलिब्रेशन होती है तो वहाँ पे जो लोकल गेम्स हैं उनको प्रमोट करते हैं। खूबसूरत ये चीज़ें हैं क्योंकि हम इन चीज़ों से दूर होते चले जा रहे हैं ना। तो इस सेलिब्रेशन के फिर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, वहाँ की लोकल इकॉनमी बढ़ती है, वहाँ के लोग जो नॉर्मल फसलें काश्त कर रहे होते हैं वो वैल्यू एडिशन में आते हैं, उनकी इकॉनमी आगे जाती है। अब जो नया हम काम कर रहे हैं उन सबको ई कॉमर्स सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग सेशंस दे रहे हैं, हाउ टू डू इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल, हाउ टू गेट द बेस्ट यील्ड आउट ऑफ एनी क्रॉप। और इट्स समथिंग विच, और उनको फिर और स्टाइल आपका बड़ा आर्टिफिशियल सा हम लोगों का देख रहे हैं वो क्या है, तो आप लोग चाहते हैं कि वाकई ऑर्गेनिक की तरफ आएँ, कुछ ज़बरदस्त चीज़ें सी उनकी ज़िंदगी में ऐड हो। अच्छा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमेशा से ऐसे ग्रुप ने बहुत ज़्यादा इसको जो है फ़रोग दिया है, आगे लेके चले हैं। मैं आपको शुएब साहब के बारे में ये भी बताती चलूँ, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेंट पैगिंग, MMA लीग, माशाल्लाह ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कोई ऐसी खेल नहीं है जिसको ये ओन नहीं कर रहे हैं, ऑनर हैं और आगे लेके चल रहे हैं। कितना ज़रूर वी वॉन्ट टू लीव अ बेटर वर्ल्ड व्हेन वी गो फ्रॉम हियर। हम लोग इन यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस पे भी हमारा अपना वो है। आई बिलीव दैट आपकी जो वर्किंग टीम है उसका 50% यंगस्टर्स होने चाहिए। और वो ये समझते हैं कि आप उनसे, हम उनको सिखा रहे हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में लेके जा रहे हैं।
बट वो ये रहा होता है हम उनसे सीख रहे होते हैं, वो हमसे नए मॉडल हैं। मीन्स के हम जब पैदा हुए थे तो हमारे हाथों में मिट्टी के बने हुए कोगू कोड़े थे, उनके हाथों में वो पैदा होते सारी टच है। it's they're thinking the way of they how they work, the way they think, it's crazy. So टैलेंट कैसा सामने आता है हमारे नौजवानों में? कैसा टैलेंट है? बहुत सारे नौजवान जो हम देखते हैं कि इतना ज़बरदस्त टैलेंट है, प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं। बहुत सारे नौजवान जो शो देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? मैं जी उनको ये कहना चाहूँगा कि जी मेहनत करें। इफ़ यू आर गुड इन समथिंग प्लीज़ कम टू अस, वी विल गिव यू द चांस। हमारी फुटबॉल टीम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आर्मी से इस बार फाइनल हार गई, हम 2nd नंबर पे हैं। हमारी फुटसॉल टीम पाकिस्तान चैम्पियन है। हमारी बास्केटबॉल टीम हैज़ वन ऑल द इवेंट्स इन पाकिस्तान। हमारी बास्केटबॉल गर्ल्स टीम हैज़ वन मोस्ट ऑफ द इवेंट्स। हमारी टेंट पैकिंग टीम छाई हुई है पिछले 4 सालों से। MMA में हम हैं ही अकेले, और हम लोग MMA पाकिस्तान पूरा फाइटर्स जमा कर रहे हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके इंटरनेशनली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली वी वांट टू गेट आवर, और जो स्पोर्ट्समैन होता है ना जी, वो वैसे ही बड़ा डिसिप्लिन होता है। तो वो जब आप एक स्पोर्ट्समैन को ऑन बोर्ड कर देते हो, उसके बाद हम उनको मौका देते हैं टू वर्क विद द कंपनी। सही। किसी भी ग्रुप की, किसी भी कंपनी के साथ जिधर भी आपका ध्यान है, आप उधर काम और करो। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, एक राइट ट्रैक आप दिखा देते हैं आगे बढ़ने के लिए। बाबर साहब, ऐसे ग्रुप के मजीद कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं? क्या क्या चीज़ें जो हैं जिसमें नौजवान आ सकते हैं? लोगों के लिए क्या क्या एक्साइटमेंट चीज़ें? देखिए जी, हमने 2 साल पहले एक फेडरेशन बनाई मिक्स मार्शल आर्ट्स की, क्योंकि जिस तरह शोएब ने कहा हमारे पास एक प्लेटफॉर्म की कमी थी। एक सिंगल प्लेटफॉर्म से हम जब काम करेंगे तो पाकिस्तानियों को बहुत अच्छा मौका मिलेगा ऊपर जाने का। उसकी हमने पिछले साल एक नेशनल चैम्पियनशिप कराई और इस साल हम उसकी दूसरी नेशनल चैम्पियनशिप करा रहे हैं नवंबर में इंशाल्लाह। उसके अलावा हमारी टेंट पैकिंग का नेक्स्ट इवेंट है जो अभी बिल्कुल आने वाला है। ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी बरसगीर पाक व हिंद की सबसे बड़ी टेंट पैकिंग होती है। इसमें पाकिस्तान के तमाम कोनों से लोग आते हैं, हमें इनका कल्चर देखने को मिलता है। और सब चीज़ें हैं लोगों के लिए मोटिवेशन, जो चांस एक ढूंढ रहे होते हैं ना कि कोई उनको चांस मिले। हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज और पैसे की बात की जाती है, किसी ने आगे बढ़ना है, अच्छा मेरे पास वसाइल इतने नहीं है, मैं पैसे कहाँ से इतने लाऊं? शोएब साहब, कैसे आपके प्लेटफॉर्म तक नौजवान रसाई हासिल कर सकते हैं? वी आर वेरी इजीली बी एक्सेसिबल। हम लोग एवरी स्पोर्ट हैज़ इट्स ओन विंग। हमारे जैसा अगर फुटबॉल टीम है तो फुटबॉल का ग्राउंड है, प्रॉपर फुटबॉल का पवेलियन है। अगर फुटसॉल टीम है तो वी गॉट 5 फुटसॉल ग्राउंड्स। बास्केटबॉल टीम है तो बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं। इसी तरह, और ये सारी ऑन लोकेशन पे इनके कोचेस, द टीम कैप्टन्स, द मैनेजर्स, दे आर देयर। और ये डेली बेसिस पे इधर प्रैक्टिसेस होती हैं और डेली बेसिस पे गेम्स होती हैं। ऑल दे हैव टू डू इज कम टू द डिजायर्ड स्पोर्ट क्लब एंड दे विल बी योर मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छी जी। आप वो नौजवान जो कि हमेशा ये शिकायतें करते रहते हैं जी कि वो किस तरह जाए, कैसे जाएं, हर जगह पे पैसे मांगे जाते हैं, तो ये आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मौजूद है। बाबर साहब, हम स्पोर्ट्स टूरिज़्म की, एग्री टूरिज़्म की बात कर रहे थे, तो मुझे ये बताइएगा, ये जो इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज कराते हैं, तमाम लोगों के लिए इसमें दावतनामे होते हैं कि वो सब लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं? ये ओपन होता है जी। हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारा फार्मर है उसकी रसाई हो जाए डायरेक्ट कंज्यूमर से, और जो फार्मर की जितनी मेहनत है, मिडल मैन का आप वो जो एक, हम चाह रहे हैं कि उसका असर कम हो। मिडल मैन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक ब्लैकमेलिंग कर रहा होता है। एक नहीं है ना मिडल मैन के भी काफ़ी वो है। एग्जैक्टली, हर स्टेप पे हाँ हर किसी का अलग-अलग रोल आता है। तो ये है कि ये चीज़ें हैं। और तीसरा हमें फ़ायदा ये होता है कि हम उस जगह की कल्चर को पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। सही सही। ये पूरा एक पाकिस्तान की असल सकाफत जो है वो सामने लाने में भी ऐसे ग्रुप ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। और जितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, हमने जिक्र भी आपके साथ किया, यहाँ पर ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म मौजूद है और हर किसी के लिए ये ऑफ़र भी है कि वो आके इसका हिस्सा बन सकते हैं। शोएब, पहले तो मैं जिस तरह से आपको ज़रूर विश करना चाहूँगी, इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, ये स्पोर्ट्स की प्रमोशन के साथ साथ मेरे ख्याल से हम अल्टीमेटली हेल्थ की प्रमोशन भी कर रहे हैं। जितने एक्टिव रहेंगे लोग उतना ही अच्छा लाइफस्टाइल लोगों का रहेगा। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज ये देना चाहेंगे कि
परसिवेरेंस कमांड सक्सेस, ये हमारे स्कूल का मोटो था एटसन कॉलेज का। वी बिलीव इन इट। कुछ भी कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट गिव अप, जस्ट ट्राई हार्ड, यू कैन डू इट। और जो मांगना है अपने रब से मांगे, डायरेक्ट मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त बात आपने कही। क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब? सब एक तो मैसेज तो ये है जवानों के लिए कि जो है ना, पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एक चीज़ जो हम कोलैबोरेटली एक और चीज़ करने लगे कि हम इन सारे स्पोर्ट्समैन को ई-कॉमर्स सिखा रहे हैं। ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह, ताकि हर स्पोर्ट्समैन जो है वो अपने घर में बैठ के काम करके पैसे कमा सके इंडिपेंडेंटली। एक ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। दूसरा मैं दावत देना चाहूँगा, हमारी टेंट पैकिंग हो रही है नेक्स्ट मंथ, और नेक्स्ट मंथ ही हमारा नेशनल MMA की फ़ाइट्स हो रही हैं। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, मतलब जिस तरह टेंट पैकिंग है वो तो नहीं है, MMA एक नई चीज़ है। तो इन दोनों में आए और दोनों में आके देखें कि ये क्या चीज़ें, दोनों के एक्सट्रीम है और दोनों ही पूरी दुनिया में अब जो है वो नेक्स्ट बिग थिंग के तौर पे इनको देखा जा रहा है। और इसी तरह अगर आप लोगों की कोलैबोरेशन रही ना, तो लोग मेरे ख्याल से इसमें भी बहुत आगे बढ़ जाएंगे, जिन स्पोर्ट्स में हमने नहीं लोगों को कभी देखा। ऐसे गार्डन्स के पेजेस पे इसकी सारी डिटेल्स आ रही है। ऐसे गार्डन्स के आप पेजेस पे जाएं और सारी डिटेल्स लें, आए हमारे पास उसके। तो आप लोग विजिट कर सकते हैं पेज ऐसे गार्डन का, वहाँ पर आपको तमाम डिटेल्स भी मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज होगा। दौरानिया इसका क्या है मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। स्पेसिफिकली शहर लाहौर में सूरज ग्रहण 3:49 पर शुरू होगा और 4:54 इसका पीक टाइम लाहौर में होगा, और लाहौर में सूरज ग्रहण 5:20 पर ख़त्म हो जाएगा। सूरज ग्रहण से मुतल्लिक बहुत सारी चीज़ें आपने सोशल मीडिया पर भी सुन रखी होंगी, आपने अपने इर्द गिर्द लोगों से भी सुन रखी हैं। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के मौक़ों पर ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हामिला ख़वातीन से रिलेटेड आप सुनते हैं। इसमें सदाकत कितनी है? बेसिकली इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक सूरज ग्रहण चांद ग्रहण के टाइम पर, वक्त पर आपको करना क्या है? डॉक्टर रागिब नईमी साहब हमारे साथ मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं, उनसे हम जान लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब बताइएगा, हम बहुत सारी बातें सुनते हैं सूरज ग्रहण चांद ग्रहण से मुतल्लिक, असल हकीकत क्या है? इस चीज़ में जो लोगों की बातें और सोशल मीडिया पर जो डिफरेंट चीज़ें बाज़गश्त कर रही हैं, हकीकत इसमें क्या है? इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक रोशनी डालिएगा। जी, बुनियादी तौर पे सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में भी सूरज ग्रहण हुआ था, और आपके साहबजादे का इंतकाल भी उसी दिन हुआ। तो सहाबा कराम ने दोनों वाक़यात को एक दूसरे के साथ रिलेट करने की कोशिश की, जिस तरह उस वक़्त मक्का का और मदीना मुनव्वरा में रहने वाले लोग तवाहुम परस्ती के साथ लिंकअप थे और जोड़ने की कोशिश की कि ये शायद इस वजह से हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब इस मामले की खबर पहुंची तो आपने कतई तौर पे इसका इनकार फरमाया और बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सहाबा कराम को इस अमर की तालीम दी कि इन दोनों वाक़यात का आपस में किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, और ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है। और इस मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि इस मौके पर नवाफिल नमाज अदा करनी है, और ख़ास तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाफिल नमाज का एहतमाम फरमाया और जमात के साथ आपने सूरज ग्रहण के लिए नमाज अदा की। और ये फिक़्ह की किताबों में बाकायदा तौर पर सूरज ग्रहण एक चैप्टर है कि सूरज ग्रहण के मौके के ऊपर नफल की नमाज किस तरह अदा की जाती है, जिसका बुनियादी मकसद तो ये है कि लोगों को इस बारे में आगाही दे दी जाए कि इस तरह के मामलात में किसी तौर पर अपने आप को ना तो परेशानी में डालना है और ना ही इसको किसी तवहम के साथ लेना है। और हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे में भी खासतौर पर बड़े सगे पाकोहिंद के माशरे में तवहम परस्ती बहुत ज़्यादा है, और उसी तवहम परस्ती के नतीजे में सूरज ग्रहण के मौके के ऊपर बहुत सारी मिथ्स हम अपने माशरे में सुनते हैं जिसका हकीकत हाल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम तो वाज़ेह तौर पे और बुनियादी तौर पर इन्हीं तवहमात को ख़त्म करने के लिए आया है, और ये कैसे मुमकिन है
कि इन तवहुमात को किसी दर्जे के अंदर रख कर अपनी ज़िंदगी को इसके ऊपर मुरतब किया जाए। तो बिल्कुल वाज़ेह तालीमात हैं कि किसी भी किस्म का तवहुम परस्ती की तरफ इस मौके के ऊपर नहीं आना है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हामिला ख़वातीन को बहुत सारी एहतियात करनी है इसके दौरान, इस तरह की भी कुछ एहतियात है या नहीं? देखिए, शरई तौर पे तो कहीं पर भी कोई एहतियात का जिक्र नहीं है, और शरई तो चूँकि वो एहतियात जो बताई जाती है वो तवहम परस्ती के साथ रिलेट करके बताई जाती है, तो शरई तौर पे कोई भी इस किस्म की एहतियात नहीं है। और जिस तरह हामिला ख़वातीन अमूमी तौर पे एहतियात करती हैं अपने हमल को बचाने के लिए, उसी किस्म की एहतियात इस मौके के ऊपर होनी चाहिए, ये क्योंकि ये दिन भी बाकी दिनों की तरह का ही एक दिन है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर रागिब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण के मौके पर ये जो हम आजगश सुनते हैं लोगों से, हमने सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी बातें सुनी, उसमें असल हकीकत क्या है डॉक्टर साहब ने इस पर रोशनी डाल दी। आपके वक्त का शुक्रिया। हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। खुश आमदीद एक बार फिर से कहेंगे, सेगमेंट है हमारा टुडेज हेल्थ डिटेल। अच्छा जी, आज के टिप शेयर करने के लिए फिटनेस ट्रेनर जुहेब की तरफ हम चलेंगे। ओवर टू यू। जुहेब बुखारी, आई एम इंटरनेशनल सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, और आज हम बड़ी मज़ेदार किस्म की एक्सरसाइज करने वाले हैं इस बॉल्स के ऊपर जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। इसको बोलते हैं स्विस बॉल। अब इस पर किस टाइप की ट्रेनिंग होती है आपको थोड़ा बताना चलूँगा। इस पर सारी कोर ट्रेनिंग होती है। कोर ट्रेनिंग का मतलब है आपके लोअर बैक, अब्डोमिनल का इस रीजन को ये ट्रेन करता है, और जब इस रीजन को ट्रेन किया जाता है जब भी, तो एक चीज़ तो क्लियर है, आपका पेट अंदर जाएगा, ये तो 100 शॉट है। सेकंड, आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे, आप बड़ा लाइट फील करोगे। थर्ड, जिन लोगों को बैक का मसला है, लोअर बैक का प्रॉब्लम है, पेन है, तो अगर इस बॉल पे एक्सरसाइज करते हैं तो उनके बाद बेनिफिशरी है, उनकी पेन दूर हो जाएगी। थर्ड, इसको हम एज एक्सरसाइज की बजाय हम इसको एज अपने ऑफिस में एज अ चेयर भी यूज़ करते हैं। मैंने अपने बहुत से मेंबर्स को रिकमेंड किया जिनको लोअर बैक का इशू था कि यार ऑफिस में चेयर की बजाय इस बॉल को रखें। वो होता क्या, जब आप इस बॉल पे बैठते हो और बिकॉज में बैलेंस करना पड़ता है, बिकॉज का नीचे कोई पैर तो है नहीं, गोल बॉल है, उसको बैलेंस करना। जब भी आप बैलेंस करने की तरफ जाओगे तो बैलेंस करने में क्या होगा, आपके लोअर बैक और लोअर एब्डोमिनल के मसल एक्टिवेट हो जाएंगे, और इस दौरान में क्या होगा, आपके बैक के जो मसल हैं जिसको एरेक्टर स्पाइनी मसल्स कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथन होगा, और वो क्या करेगा अल्टीमेटली आपके स्पाइंस के ऊपर से लोड को कम करेगा। इसकी वजह से आपको पेन में रिलीफ फील करोगे और आपका मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिन लोगों को बैक का मसला है, कोशिश करें अपने ऑफिस में, अपने घर में इस बॉल का मैक्सिमम इस्तेमाल करें। इसमें मैं 3 से 4 आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, और बड़ी ईजी जिससे बड़ी मज़ेदार सी एक्सरसाइज होंगी, जिससे आपका फैट लॉस भी होगा और प्लस आपके एब्डोमिनल के मसल भी स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी बॉडी शेप अप आएगी। ओके, सबसे पहले तो बड़ी मज़ेदार एक्सरसाइज है। इस पर आपने कुछ भी नहीं करना, बॉल के ऊपर क्या करना है, बच्चे बन जाना है। बच्चे मतलब इसके ऊपर जंप्स करना है, एंजॉय करना है अपनी लाइफ को, सिंपल जंप्स। हाँ, जस्ट मेक इट श्योर कि आप अगर जंप करो तो मेक इट श्योर आपके पॉकेट में कोई ऐसी नोकदार चीज़ ना हो कि जिससे ये बॉल फट जाए और आप नीचे गिर जाओ। और बस आपने क्या करना है, जंप्स करना है। अब होगा क्या, इससे एट द सेम टाइम बैलेंस कर रहे हो। अगर आप बैलेंस करो अपने आप को तो आपकी कोर स्ट्रेंथन हो रही है। अब इससे हो क्या रहा है कि आप जंप कर रहे हो तो आपके कोर स्ट्रेंथन हो रही है, आपके लोअर बैक, एब्डोमिनल, आपके मसल स्ट्रेंथन हो रहे हैं, फैट बर्न हो रहा है। जैसे जैसे जंप करते जाओगे आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती जाएगी, आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा। देखने में आसान है आपने, लेकिन करने में मुश्किल। अगर आपने 1 मिनट का टाइम सेट करें, अभी तो मैं लाइट जंप्स कर रहा हूँ, आज से कोशिश करें जितनी बड़ी जंप्स करेंगे उतनी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती जाएगी, आपके मसल्स, आपके लोअर बैक एब्डोमिनल के एक्टिवेट हो जाएंगे, आप खुद को लाइट फील करना शुरू होगे, जैसे आप इसको अपनी लाइफ का ऐसा बनाओगे। एक तो जंप्स हैं, आप देख रहे होंगे मुझे थोड़ा सा सांस चढ़ना शुरू हो गया। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम जाएंगे जो कि है प्लैंक बॉल के ऊपर। आपने कुछ भी नहीं करना, जैसे ज़मीन पे प्लैंक करते हैं वैसे बॉल के ऊपर करना है। अगेन आपके लोअर बैक और एब्डोमिनल की बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। बॉल के ऊपर आपने शोल्डर रखोगे, एल्बोज रखोगे, प्लैंक पोजीशन में आ जाओगे, होल्ड करने की कोशिश करोगे। अब इस पर होल्ड करना टफ क्यों है, बिकॉज सरफेस स्ट्रेट नहीं है, गोल है, और जब ये जितनी बार मूव कर रहा है आपको एफर्ट करनी पड़ रही है। अल्टीमेटली आप अपनी लोअर बैक और एब्डोमिनल को स्ट्रेंथन कर रहे हो, कैलोरी एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा है। ये मल्टी मसल एक्सरसाइज है, और मल्टी मसल एक्सरसाइज में क्या होता है, हम सबको पता है कि मल्टी मसल एक्सरसाइज में क्या होता है, कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो फैट लॉस में हेल्पफुल है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इस पे करेंगे क्रंचेस। जैसे हम फ्लोर पे करते हैं क्रंचेस, लेकिन इस बार हम करेंगे बॉल के ऊपर। बैलेंस भी करना है। अगर जिन लोगों को बैलेंस का मसला है वो क्या करेंगे,
क्लोज नहीं करेंगे, लेग्स थोड़ी सी ओपन कर लेंगे। जितना आप ओपन लेग्स रखोगे आपको बैलेंस उतना इजी हो जाएगा। कोशिश करें वाइड ओपन से स्टार्ट करें, फिर आस्ते आस्ते अपने लेग क्लोज करते जाएं। फुल पीछे जाएंगे, देन टोर्सो फ्लेक्शन। थोड़ा सा को टफ करना चाहें तो पैरों को थोड़ा क्लोज कर लेंगे, देन मोर क्लोज। फिर इसके ऊपर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज करें। थैंक यू सो मच ज़ुहैब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।